प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है वीरेंद्र राठौर, चूरू राजस्थान वाले। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 16 सितंबर 1994, 16:15। एक बार रुक के जाइए, मैं एक शब्द आप लोगों को बता दूं। दरअसल ये इन्होंने लिखा है कि पिछले 2 वर्ष से मैं आपके प्रत्येक कार्यक्रम के प्रत्येक कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखता हूं और अब अभी तक एक बार भी कोई शिकायत नहीं करी कि मेरी कुंडली ले लीजिए, पर मेरी कुंडली ले लेनी चाहिए। सो मैंने इनकी कुंडली ले ली और चुनी गई है इनकी कुंडली। सवाल इन्होंने पूछा है, अभी फ़िलहाल मैं अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा हूँ और विवाह कैसा रहेगा, दाम्पत्य का सुख कैसा है। इसके बाद गुरु की दशा भी चल रही है, वो कैसी जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि माता पिता की सेवा कर पाऊंगा कि नहीं, आगे जीवन कैसा रहने वाला है। एक सामान्य सा सवाल और सामान्य से व्यक्ति के तौर पे इन्होंने अपने सवाल पूछे हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अवश्य लिखें, अपने सवाल अवश्य लिखें और अगर वो ना बन पड़े तो जय श्री कृष्ण तो अवश्य ही लिख देना चाहिए। इससे कम से कम कुछ दिन भर का पाप खत्म हो जाएगा। और मैं तो कितनी बार लिखता हूँ, तो आप भी लिख दिया करो। आइए अब आपको मैं मकर लग्न की कुंडली, लग्न की बनी है नवमांश कुंडली वृषभ लग्न की। जो यहाँ का पंचमेश है वो यहाँ का लग्नेश हो गया और जो यहाँ का धनेश है वो यहाँ का लग्नेश बन गया। ये 3 प्रमुख और चलित कुंडली में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहे हैं, सारे के सारे ग्रह यथावत हैं। ये बात मैंने पहले ही कही। चलित कुंडली का अर्थ बता दूंगा कभी बाद में। ये चंद्रमा लग्न में बैठे, ये लग्न है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा भाव, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां। मतलब आप इसको जन्म कुंडली ना कह के आप ऐसा ये कह सकते हैं कि ये आपके जन्म के समय ब्रह्मांड की स्थिति थी। वस्तुतः जो छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनमें से जो सबसे विशाल होते हैं, जिनका असर हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित और असर देता है, उनकी स्थिति आपके परिप्रेक्ष्य में कैसी थी, मतलब आपसे वो कैसे संबंध बना रहे थे, उनका एग्जिस्टेंस आपके जन्म के समय पे कैसा था, उनकी क्षमता कैसी थी जो आपको प्रभावित कर रही थी, या बिल्कुल ही नगण्य थे या बिल्कुल ही शून्य थे। और ये ब्रह्मांड जो है वो पूरा 12 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को एक अलग अलग राशि का नाम दिया गया है। और प्रत्येक राशि, ये दूरी है 30 किलोमीटर की, मतलब 30 डिग्री की, और प्रत्येक ग्रह उसमें ही घूमता जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में, ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है। अगर मन स्थिर हो जाए तो निर्मलता को प्राप्त हो जाए, और अगर अस्थिर रहे तो बार बार परेशान करे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मकर लग्न वाले कैसे होते होंगे, इस पर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और इसमें मैंने एक बात हमेशा कही है, मकर लग्न वाले अपने ही आप में मशगूल और मस्त रहने वाले होते हैं। इनको किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होती और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जीवन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सार्थकता इन्हें बहुत पसंद है। ऊर्जा जहाँ भी लगाएंगे वो सही और सही मात्रा में लगाते हैं। मतलब आप जब कन्या लग्न से इनकी तुलना करने लगेंगे तो हो सकता है कि कन्या लग्न वाले थोड़े ऊर्जा का क्षरण करते हों, लेकिन मकर लग्न वाले उतनी ही कैपेसिटी के साथ उतना ही रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं जितनी आवश्यकता उस जगह को है। अन्यथा ये नहीं, कभी किसी को गलत और गंदी सलाह नहीं देते, कानूनबाज होते हैं, इनके पास नियम बड़े होते हैं और बहुत ही स्थिरता के साथ सतह से जुड़ करके। और एक बार आप अगर तुलना करें तो सारी राशियां एक तरफ और मकर लग्न अकेले एक तरफ। ये वो राशि है जो सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा करके आगे बढ़ने के लिए विचार करती है, जो किसी से भी संतुलन के लिए, अपने आप को संतुलित करने के लिए किसी से मदद की अपेक्षा नहीं रखती और न ही किसी से सलाह की आवश्यकता रखती है। ये किसी को भी देना होगा तो दे देंगे, पर फिर मांगने नहीं जाते। इनका दर्शन अलग होता है और प्रत्येक राशि के दर्शन अलग अलग होते हैं। प्रत्येक राशि जो है वो अलग अलग प्रभावों से प्रभावित होती है। मकर लग्न की कुंडली और लग्न में ही चंद्रमा, मतलब राशि भी वही बन गई। अब जब लग्न भी वही बन जाए और राशि भी वही बन जाए तो जातक श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने में उसको दिक्कत नहीं होती है।
आप जब विचार करेंगे तो भाग्य भाव का अधिपति भाग्य भाव में, स्वग्रही बुध अपने ही राशि में, मतलब मकर लग्न की कुंडली के लिए बुध बड़े महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि वो अष्टम भाव, यहाँ पे 8वें भाव, 6वें भाव और 9वें भाव के अधिपति होते हैं, और 9वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है, और उसके ठीक पीछे सूर्य बैठ करके उनको ऊर्जा और साहस देने का काम कर रहे हैं, और उसके ठीक आगे स्वग्रही शुक्र राहु और गुरु के साथ बैठे हैं, जहां राहु गुरु को प्रभावित कर रहे हैं, जहां राहु शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, और खुद 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठ करके अगर आपकी कुंडली में दशम स्थान में तुला राशि बने, इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर खुद का कारोबार करे या कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर ले या अच्छे पद वाली स्थिति में जाने के बारे में विचार करे तो यकीनन इसमें सफलता मिल सकती है। अगर तुला राशि में राहु बैठेंगे तो वो अच्छे होंगे। आपकी भी कुंडली में अगर तुला राशि के राहु हों तो निश्चित रूप से, और खास करके अगर विचार करें कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह, जैसे यहाँ स्वग्रही बुध तो भाग्य का बल मिलेगा, यहाँ स्वग्रही सूर्य यानी कि व्यक्ति का डीप थॉट बहुत बढ़िया रहेगा, और यहाँ पे स्वग्रही शुक्र और एक और अन्य शुभ ग्रह जो 12वें भाव का अधिपति है उसके साथ, मतलब करियर जो है वो ठीक है, बिल्डअप करेगा और व्यक्ति आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि ग्रह में 3 ग्रह तो यहीं पे आपकी कुंडली में बड़े अच्छे बन गए। और कारक ग्रह के रूप में अगर आप देखें तो मंगल 6वें भाव के कारक होते हैं और वो यहीं बैठे हैं। शुभ ग्रह की राशि में पाप ग्रह का बैठना, अगर मिथुन के मंगल होंगे तो व्यक्ति को साहसी और ऊर्जावान बनाएंगे, और अगर शनि स्वग्रही यानी कि कुंभ के शनि होंगे अपनी ही राशि के, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का धन और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का फल चरितार्थ करेंगे। तो इतनी सी बात मैंने आपको बताई। मकर लग्न की कुंडली में गुरु बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, मतलब वो 12वें और तीसरे के अधिपति होते हैं। आपकी कुंडली अगर मकर लग्न की हो तो इसमें ये सोच करके घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते। एक बात बता देता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि मकर लग्न की कुंडली में गुरु 12वें और तीसरे के अधिपति होने के बावजूद भी अगर वो जहाँ बैठेंगे कम से कम वो अच्छे परिणाम को दे ही देते हैं। तो ये कहाँ किस भाव को परिणाम में बेहतर करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना ये बड़ा व्यक्ति को अनुशासित और साथ ही साथ गणना करने वाला, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने वाला, घूम घूम करके यात्रा करके धन कमाने वाला, और एक जगह पे एक स्थिति को मेंटेन करने में उसको दिक्कत होती है। अगर नौकरी भी करे तो लगातार बदलने का प्रयास करता रहे, और उसको लगातार आगे बढ़ने की जल्दीबाजी भी होती है, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठ करके उसको कनेक्टिविटी में बड़ी ही जल्दी वो किसी भी चीज़ से बोर हो जाए या फिर बहुत जल्दी किसी चीज़ से ऊब जाए, ऐसा बना सकते हैं। हालांकि वो जल्दी किसी को छोड़ना नहीं चाहता और बहुत ही स्थिरता के साथ किसी काम को करता है, क्योंकि वो मकर लग्न से प्रभावित है, और लग्न और राशि जब सेम हो जाती हैं तो व्यक्ति के सफल होने का प्रभाव, तो लग्न और राशि सेम कैसे हो गई? मकर लग्न कुंडली बनी, यहाँ पे राशि भी यही बन गई, मतलब चंद्रमा भी अगर लग्न में बन जाएंगे, यहीं बैठेंगे, तो आपका लग्न भी यही होगा और राशि भी यही होगी। 10वें नंबर की राशि मकर राशि होती है, उसके अधिपति शनि बनते हैं, और राशि क्या बनी है? चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वो राशि, तो वो राशि कौन सी है? मकर राशि, जिसके अधिपति शनि आपकी कुंडली में धन भाव में। तो लग्न के अधिपति अगर धन भाव में बैठेंगे तो ये महाधनी योग होगा। जिस भी भाव का अधिपति अगर धन भाव में बैठेगा वो अच्छा भी होता है, और किसी भी भाव का अधिपति अगर भाग्य भाव में बैठेगा वो अच्छा हो जाता है। किसी भी भाव का अधिपति अगर केंद्र में बैठ जाए तो वो अच्छा होता है, और किसी भी भाव का अधिपति अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो वो अच्छा होता है। इसका अर्थ कि किसी भी भाव का अधिपति था गुरु, पर वो बैठा केंद्र में, और किसी भी भाव के अधिपति थे शुक्र, वो बैठे हैं यहीं। किसी भी भाव के अधिपति थे शनि, पर बैठे हैं यहीं। किसी भी भाव का अधिपति था बुध, पर बैठा यहीं। किसी भी भाव में शुक्र भी, किसी भी भाव में सूर्य भी। मतलब ये जो स्थिति है वो व्यक्ति की कुंडली को बहुत ही पॉजिटिव फील देगी, क्योंकि 3 से 4 ग्रह जिस व्यक्ति की कुंडली में स्वग्रही हों, बुध, सूर्य, शुक्र, शनि, और सबसे अच्छी बात जो इस कुंडली में है कि चंद्रमा लग्न में ही विराज रहे हैं। चंद्रमा के ठीक आगे शनि के बैठ जाने से कई प्रकार का भाव खुलेगा और व्यक्ति को धन के मामले में कभी भी परेशान होने वाली स्थिति में नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सूर्य का प्रभाव बहुत बढ़िया, बुध का प्रभाव बहुत अच्छा, शुक्र का प्रभाव राहु के संग जाने से और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाए, और शनि तो खैर विराज रहे हैं। तो ये कुंडली यहाँ से अच्छाई की तरफ बढ़ने वाली हो जाती है। अब इसी चीज़ को आप जब नवमांश में देखेंगे तो यहाँ भी शनि द्वितीय भाव में स्वग्रही, यहाँ भी शनि दशम भाव में स्वग्रही। यहाँ वो धन को बल दे रहे थे और यहाँ वो कर्म को बल दे रहे हैं। यहाँ मंगल लग्न में बैठे हैं, सप्तम भाव के अधिपति होकर के
लग्न से कुंडली को मांगलिक बना रहे हैं और यहाँ बुध व्यक्ति के विवाह में विलंब के कारण बन रहे हैं। पर माता का सुख यहाँ मिलेगा और माता का सुख यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि के, तो व्यक्ति की पत्नी अगर किस राशि से आए तो बढ़िया रहे, यानी कि मकर राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि। इसके अतिरिक्त अगर वृषभ राशि की भी कुंडली बन जाए तो बड़ी लाभदायक स्थिति होगी। ये इतनी सारी चीज़ें अगर विवाह के रूप में बन रही हैं तो बहुत अच्छी होंगी। दशमांश कुंडली में शुक्र और मंगल का लग्न में बैठना, शुक्र भाग्य के अधिपति और दशम के अधिपति लग्न में, ये जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति के करियर को नया दृष्टिकोण देगी और व्यक्ति के जीवन को एक अलग परिप्रेक्ष्य में ले जाकर के स्थापित करने वाली होगी। तो यहाँ राहु और सूर्य की स्थिति, तो यहाँ सूर्य जो है वो सप्तम के अधिपति होकर के दशम में बैठे हैं, अपने भाव से दशम पे प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति का व्यापार थोड़े बहुत, हालांकि राहु उच्च के यहाँ हैं और यहाँ पे जो राहु हैं वो आप गौर करेंगे तो मेष राशि के हैं, जिसके प्रभाव में मंगल लग्न में आ रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में विवाह में थोड़ी बहुत विलंब की स्थिति तो अवश्य बनेगी। वैसे बुध और शनि का प्रभाव व्यक्ति को कंप्यूटर और गणनात्मक क्षेत्रों में ही सफलता के योग बनाएंगे। यहाँ सूर्य और बुध का स्वग्रही और दोनों का एक दूसरे के साथ होना और दशम भाव के साथ शुक्र का संबंध बन जाना, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति, आपकी कुंडली के पंचम भाव में अगर वृषभ राशि बनी है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति धनवान तो होगा ही, साथ ही साथ वो अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील रखने वाला और पॉजिटिव होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में वृषभ राशि का बनना मतलब व्यक्ति धन के लिए उत्सुक है और साथ ही साथ वो सुंदरता को लिए घूम रहा है, पर कई बार उसके पास वो ऑप्शन नहीं मिलता, इस वजह से कम पैसों पे नौकरी करके गुजारा भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जब जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति शुक्र अगर दशम भाव में स्वग्रही होकर के बैठेंगे तो व्यक्ति जहाँ कहाँ भी काम करेगा वो घूम घूम करके काम करे। और साथ ही साथ तुला राशि जो होती है वो वायु तत्व की राशि है और उस भाव के अधिपति राहु के साथ बैठने के कारण व्यक्ति बिल्डअप करता है और पद वाली नौकरी ही करना पसंद करता है। हालांकि कई बार गुरु के बैठने के कारण वो भाव एक्टिव होगा और निश्चित रूप से जातक को वही चीज़ गुरु दिलवाएंगे जो उसको चाहिए। विलंब क्यों हो सकता है? क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि बैठे हैं और वो जन्म कुंडली में लाभ भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से शत्रु की राशि को देख रहे हैं, जहां के अधिपति मंगल दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी उसके ही मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत और मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है। क्लियर है? भाग्य फल ठीक है, पिता का लाभ, पिता का सुख, पिता का यश, पिता की कीर्ति, पिता का सम्मान और पिता को सुख देने का भाव, ये सब अच्छा है, इसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है। सबसे अच्छी बात कि गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना व्यक्ति को अनुभवी और कार्यकुशल बना देगा। लग्नेश का जन्म कुंडली में धन भाव में जाना, मंगल से त्रिकोण में होना, ये थोड़ी सी कमजोरी मंगल को दे सकते हैं, क्योंकि मंगल से त्रिकोण में कौन बैठा? शनि, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। सूर्य और शनि का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर, बॉस के साथ कभी भी व्यक्ति की बिगड़े नहीं ऐसा संबंध हमेशा रहेगा और व्यक्ति का धन हमेशा बरकरार रहता है, गलत चीज़ों पे उसका धन नहीं जाता। हालांकि पेट का रोगी व्यक्ति हो सकता है, अतड़ियों से संबंधित समस्या हो सकती हैं और कई बार जो मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करने के अतिरिक्त कई बार दारिद्र्य भी देखना पड़ता है, जहाँ व्यक्ति की दशा कई बार मंगल वाली इतनी कमज़ोर बीते कि परेशानी का एक अलग, हालांकि इनकी कुंडली में मंगल ठीक बैठेंगे, खराब नहीं है, मंगल बहुत अच्छे बैठे हैं ये बात। अब मैं नक्षत्र पे आता हूँ, इनके सवाल पहले उत्तर तो दे दूँ। बुध की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में अच्छी है, चंद्रमा बहुत अच्छे बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र के हैं, 19 डिग्री के, बहुत बढ़िया। सूर्य थोड़े ढलान पे हैं लेकिन उनके पास कम से कम वो पॉजिटिविटी है और साथ ही साथ वो उनका जो एक स्वभाव है वो व्यक्ति का बड़ा ही गंभीर है और आचरण बड़ा जो है वो सुखद है, किसी को भी दुख देने वाला नहीं है, नैतिकता हमेशा बरकरार रहेगी, सक्सेस धीरे धीरे मिलती है और कम से कम 56वें वर्ष के बाद 57वें वर्ष के बाद व्यक्ति का स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होता रहता है, खास करके पेट से संबंधित समस्या। लग्न 15 डिग्री का श्रवण नक्षत्र, बहुत बढ़िया, लग्न बलवान और चंद्रमा लग्न में 19 डिग्री के, ऐसी अवस्था दोनों ही कि वो प्रभावित करने से बचा दे, मतलब चंद्रमा भी ठीक और लग्न भी बलवान। और लग्न जब बलवान हो जाए तो व्यक्ति की कुंडली संवर जाती है, संभल जाती है और बेहतरीन करने के लिए अग्रसर होती है। मकर राशि के अधिपति का प्रभाव ये बताया। सूर्य को बता देता हूँ, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, अपना ही नक्षत्र है उनका, इस वजह से व्यक्ति के पास गड़ा हुआ धन, शेयर सट्टेबाजी आदि से प्राप्त,
घूसखोरी करके धन कमा लेना, इधर का उधर करके धन कमा लेना, कई जगह से धन कमाने की इच्छा होती है और व्यक्ति लोगों से अपनी तुलना करके अपना नुकसान करता है और पत्नी का प्रेमी होता है, पत्नी की बात मानने वाला और उनके ऊपर भरोसा करके आंख बंद करके भरोसा करने वाला होता है। हालांकि ये स्थिति शनि, मंगल और बुध का जो बनेगा, यहाँ पे जो प्रभाव देख रहा हूँ, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ लाभ बहुत बढ़िया है। राहु यहाँ बैठे हैं पर वो ठीक है क्योंकि उच्चाभिलाषी है, चंद्रमा संबंध अच्छे रखेंगे, दाम्पत्य कमज़ोर नहीं है। विवाह की स्थिति आपकी कुंडली में गुरु की दशा आ ही गई है और वस्तुतः वो 12वें भाव के अधिपति भी हैं और विवाह के लिए 24 से योग बनेंगे। हालांकि 24 से बहुत अच्छा योग आएगा, तो आपको उसी समय विवाह के लिए तैयार होना चाहिए। जो राशियां बताई हैं वो ठीक होंगी। चंद्रमा बहुत बढ़िया है, उनकी दशा अच्छी जाएगी और उनका प्रभाव भी आपके लिए लाभदायक होगा। मंगल आपकी कुंडली के लिए आपको एक्टिव रखेंगे धार्मिक कृत्य करने के लिए और कभी भी गलत के लिए लड़ने के लिए और सही का सहयोग और सपोर्ट करने के लिए। ये वो ग्रह है आपकी कुंडली में, अगर मंगल मिथुन के बैठे तो कम्युनिकेशन के साथ साथ व्यक्ति को साहसी नेचर देते हैं और कभी भी घर में घुस करके मार दे और पर किसी से डरे नहीं। वहीं बुध आपकी कुंडली में स्वग्रही और जन्म कुंडली में चित्रा में और मंगल से दृष्ट व्यक्ति की कानून की स्थिति बड़ी अच्छी होती है, वो जानकार होता है, समझदार होने के साथ साथ बुद्धिमान और काफ़ी बहुत ज़्यादा उसके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, अगर एक छोड़े तो दूसरा पकड़ ले। हालांकि इस बात पे ही आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप कितना ज़्यादा टिक करके और एक जगह पे कितना ज़्यादा फोकस करके आप काम कर पाते हैं, अन्यथा कई बार आप जो है वो परेशान भी हो सकते हैं। घूम घूम करके बहुत ज़्यादा काम करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अनुभव का संग्रह करिए और लोगों के पास टिकने की कोशिश करिए। बुद्ध के पास बल है, इस वजह से धर्म, अध्यात्म, मंत्र, पूजा पाठ, अगला जन्म, ये सब सुदृढ़ और मजबूत होगा और निश्चित रूप से प्रत्येक दिन आप मजबूती को प्राप्त हो रहे हैं। धन टिकेगा, अच्छे जगह पे खर्च होगा। बुद्ध स्वग्रही भद्र योग लगाए हैं, सुंदर होता है, व्यवस्थापक बहुत अच्छा होता है, उसका उच्च शिक्षा प्रबल हो और साथ ही साथ उसकी जो दूर जा करके, जो जैसे बोलते हैं कि भविष्य में दूर जा करके, बाल छोटे छोटे हैं माथे पे झूल जाते हैं, तो भविष्य में दूर जाकर के अगर कोई एजुकेशन प्राप्त करनी हो, कोई डिग्री लेनी हो, तो इस मामले में भी कुंडली आपके लिए खड़ी है। दूर जाकर के बस जाने की बारी हो, इसके मामले में भी आपकी कुंडली बहुत आगे है। रिसर्च करना हो, कुछ नई चीज़ें बनानी हो, कुछ नया समाज को देना हो, इस मामले में आपकी कुंडली बहुत आगे है। समाज सेवा करनी हो, वृक्षारोपण करना हो, गाय की सेवा करनी हो, लोगों के लिए कुछ करना हो, गरीब जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, पत्रकारिता, अकाउंटेंट, उसके बाद खिलौना, बच्चों से संबंधित कोई कारोबार, बोल करके पढ़ा देना, किसी को ज्ञान दे देना, इंटरनेट से जुड़ करके कोई काम कर लेना, मार्केटिंग की नौकरी, मार्केटिंग आदि से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बनी हैं। क्लियर है? बुध अच्छे हैं और सब अच्छे हैं, ग्रह कोई भी खराब नहीं बैठा है। शुक्र के पहले गुरु को देखता हूँ तो गुरु भी जन्म कुंडली में परिवर्तन में है, राहु और के गुरु का परिवर्तन। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाला, ऊंचाई प्राप्त करने वाला, पद पे रह करके काम करने वाला और गंभीरता से, क्योंकि गुरु का प्रभाव शनि के लिए व्यक्ति से बॉस के साथ संबंध और सरकार से उसके संबंध अच्छे होते हैं। वहीं गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए सुखदायक हो, वहीं गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए कम्युनिकेशन। तो गुरु अगर मिथुन राशि को देखेंगे तो व्यक्ति को भगवत भक्त बना देंगे। ये आपको चेक करना चाहिए कि आपकी कुंडली में गुरु की राशि कहाँ बनी है, कहाँ बैठे हैं और वो किस तरीके का परिणाम दे रहे हैं। अगर गुरु तुला के बैठे होंगे तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। अगर गुरु की दशा चल रही तो इस दौरान अगर नौकरी छोड़ करके व्यक्ति अगर खुद का कारोबार भी स्थापित करना चाहे तो निस्संदेह कर सकते हैं। ये गुरु की दशा आपको ऐसा करवा सकती है और अगर निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बात कहूँगा तो वो बात बनती है। तो ये आपकी कुंडली में गुरु है। शुक्र खर्चीला और व्यक्ति को पसंद बड़ी अच्छी दे दे, उसका रंग चटकीला हो, उसको चटक चीज़ें पसंद हो और कई बार बहुत सुंदर लोगों को देख करके तुरंत वो भावुक हो जाए और तुरंत ही उसमें अपना जो है वो एक प्रवृत्ति मार्ग अपना लेता है, उसमें चिपक जाता है। तो ये ना करिएगा और ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी अगर ऐसा कर देंगे तो। शुक्र के बाद शनि आपकी कुंडली में शतभिखा, राहु से दृष्ट, इस वजह से कई बार व्यक्ति का स्वभाव बड़ा ही गर्वीला और अचानक बदलने वाला होता है, तुरंत ही बदल जाए। हालांकि उसकी लॉन्गिविटी जो होती है वो बड़ी अच्छी। हाँ मैं जो कभी कभी बोलता हूँ तो जैसे मैंने अभी लॉन्गिविटी कही थी, तो कोई एक हैं दर्शक, वो उन्होंने मुझे कि पंडित जी लॉन्गिविटी नहीं होता, लॉन्जिविटी होती है। तो ऐसे आप लोग अगर बता रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं दरअसल आप लोगों को समझाने के लिए कई बार इस्तेमाल करता हूँ जो कि मेरे ऊपर ही उलट के आ जाती है। ये आगे बढ़ता हूँ।
तो ये हैं आपकी कुंडली के बाकी के शनि। राहु और केतु आपकी कुंडली में कैसे हैं ये बता दूं तो उनकी दशाओं में राहु और केतु की दशा आपके लिए थोड़ी बहुत कमज़ोर जा सकती है। और एक बात और भी है कि जिस तरीके से राहु को मैं यहाँ देख रहा हूँ ये आपकी कुंडली के लिए अशुभ हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके वो आपके लिए शुभदायी ही होंगे और ख़राब नहीं है। केतु जो हैं जिस स्थिति में बैठे हैं वो आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं और नौकरी के योग भी हैं। सरकारी नौकरी वगैरह भी अगर देना होगा तो आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। चतुर्थ भाव के अधिपति छठवें में, गुरु का प्रभाव शनि पे और स्वग्रही हैं शुक्र, स्वग्रही हैं बुध, स्वग्रही हैं सूर्य। ऐसी अवस्था में आपको अपने पेट से संबंधित समस्याओं को जितना ज़्यादा हो सके लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको आपकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूँ। आपकी कुंडली का पंचांग शुक्ल द्वादशी का जन्म, बहुत बढ़िया, जो आपके धन को एस्टैब्लिश करता है। आप अपने जन्म के तिथि को पता करिए और अगर कोशिश करें कि जन्म तिथि जो है वो माह, हिंदी माह के शुक्ल पक्ष के, कृष्ण पक्ष के उसी तिथि के अनुसार मनाएं। मतलब तारीख नहीं जो हिंदी वाली होती है, अंग्रेजी डेट नहीं, हिंदी का महीना। हिंदी का महीना कब? भाद्रपद माह बीते, श्रावणी के बाद। भाद्रपद माह में जब शुक्ल पक्ष बीत रहा हो, मतलब 15 दिन बीत जाए, उसमें भी 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष आए और उसमें भी द्वादशी मतलब 3 दिन पूर्णिमा शेष रहे, तब आपका जन्मदिन होगा। तो उस दिन जन्मदिन मनाइए और अगर इस दिन हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके दान करिए। अगर बन पड़े तो प्रत्येक महीने की द्वादशी तिथि को अवश्य ही कुछ दान कर देना चाहिए, या कोशिश करिए कि किसी मंदिर के पुजारी को, पंडित जी को आशीर्वाद का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा, वस्त्र, अन्न, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, तेल आदि अवश्य दान करिए। इससे आपका प्रायश्चित जो है वो कट जाएगा, क्योंकि स्मृतियां कहती हैं कि प्रायश्चित का धन सिर्फ ब्राह्मण ही पचा सकता है और उसमें भी वही ब्राह्मण जो श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला हो। निकृष्ट और अधोगति को प्राप्त ब्राह्मण जो है उसको दिया गया धन निश्चित रूप से नाली में बहाए गए के बराबर होता है। इस समाज को तो आगे ले जाने का काम ब्राह्मणों का है और अगर समाज पतन की तरफ उन्मुख है तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जिम्मेदार हैं। ये बात है। शुक्रवार का जन्म, भौतिकीय सुविधाओं से युक्त, भाद्रपद में जन्मे, आप सुंदर होंगे देखने में। दक्षिणायन में जन्मे हैं, चंद्रमा बली है और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा और दिन में जन्म, मतलब ये ठीक होगा। रात्रि में अगर जन्म हो जाए, कृष्ण पक्ष का जन्मा हो और दिन में हो तो अच्छा है, और शुक्ल पक्ष में जन्मा हो और रात्रि में जन्मा है, रात्रि की तरफ जा रहे हैं चंद्रमा, क्योंकि इनका जन्म जो है वो 4:15 का है शाम को, तो जो ये चंद्रमा होंगे वो बलवती होते जाएंगे, बलवान होते जाएंगे और व्यक्ति की कुंडली को प्लेसमेंट अच्छी मिलती रहेगी। दक्षिणायन के चंद्रमा बली होते हैं, शुक्ल द्वादशी के चंद्रमा धनदायक होते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं, गुणकारी बनाते हैं, लाभदायक स्थिति देते हैं और व्यक्ति को चिरंजीवी बनाते हैं। उसका इम्यून अच्छा होता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, वो कार्यकुशल होता है, पौराणिक होता है, आध्यात्मिक होता है, चिंतन करने वाला होता है, मनन करने वाला होता है, बहुत ही गांभीर्य होती है, उसकी वाणी बड़ी ही प्रफुल्लित और किसी को भी आनंदित और आनंद देने वाली होती है। वालव कर्ण, श्रवण नक्षत्र, व्यवसाय भी करना चाहें, पार्टनर के साथ जुड़ करके कोई काम करना होगा तो कर सकते हैं। दाम्पत्य आपकी कुंडली में कभी भी खराब नहीं रहने वाला है। गुरु और चंद्रमा केंद्र में है भाई जी, बुध स्वग्रही है, चंद्रमा और बुध त्रिकोण में बैठे, ये सबसे अच्छी बात है। चंद्रमा और सूर्य षडाष्टक में है, चंद्रमा में सूर्य की दशा थोड़ी कमजोर जाएगी। वैसे आपकी कुंडली में अभी गुरु हैं, अभी तो शनि आएंगे तो आप थोड़े वैरागी भी होंगे। और कई बार जो आपकी कुंडली का संपूर्ण फलादेश उसमें से 5 बिंदु बताता हूँ। मकर लग्न की कुंडली, लग्न में ही चंद्रमा, द्वितीय भाव में शनि, गुरु से दृष्ट, गुरु राहु से प्रभावित, और ये जो स्थिति बनेगी वो कई बार व्यक्ति अकेला हो जाता है, विवाह के बाद अंतिम स्थिति में प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर वो आइसोलेट कर देता है, खुद को बिल्कुल ही अलग थलग महसूस करता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर, बार बार काम बदलने का प्रभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टिक करके काम करिए। पत्नी से प्रेम आवश्यक है पर उसके मोह पास में बंद करके परमात्मा को भूलना ठीक नहीं है और माता पिता को भूलना ठीक नहीं होगा। तो कई बार आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मकर लग्न के हैं और मकर राशि है, सप्तम भाव पे के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं। इस भाव से 2 शुभ ग्रहों का बैठना, यहाँ गुरु जो है और शुक्र राहु को बल देंगे, क्योंकि वो 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठ करके खुद को भी बलवान बनाएगा और व्यक्ति को कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाएगा। राहु अगर तुला के हों, गुरु की दशा चले तो व्यक्ति को कारोबार अवश्य कर लेना चाहिए, खुद का कारोबार आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। क्लियर है?
और क्या बताऊं? गुरु की दृष्टि ठीक है, मतलब कर्म क्षेत्र आपकी कुंडली में खराब नहीं होगा, ठीक है। गुरु बुध को भी देख रहा है, ये बात ठीक है। यहाँ पे शनि मंगल जो है वो केंद्र में है, तो पत्नी थोड़ी साहसी होंगी और थोड़ी निर्दयता होती है। वो ऊर्जावान तो होंगी ही, साथ ही साथ जल्दी से रिएक्ट करने वाली भी होती है। अब मैं आपको वैश्य वर्ण और देवगण के हैं आप, तो व्यावसायिक नेचर है और आपके अंदर जो दैवीय गुण है वो देवगण के होने के कारण है। आपके पास बल है, बुध के पास बल बढ़िया रहेगा, सूर्य के पास बल अच्छा है, चंद्रमा के पास बल ठीक है। चंद्रमा से ज़्यादा सूर्य के पास बल है और सूर्य से ज़्यादा बुध के पास बल है, और ये चीज़ें आपकी कुंडली में काम करेंगी। बुध बहुत अच्छा है, इस वजह से आपको काम यही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप कोई भी पार्सल वगैरह का काम, कुरियर सर्विस, इंटरनेट से जुड़ करके ट्रांसपोर्ट का कारोबार, आदि आदि चीज़ें जो होती हैं, एक जगह से कम्युनिकेट करना, वो सारा काम टेक्निकली जो है वो आप स्ट्रांग हो सकते हैं और आप बोल करके कोई भी धर्मार्थ कोई भी काम, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ करके कोई भी काम कर सकते हैं। इतनी चीज़ें आपकी कुंडली में बनती हैं। षडबल में चंद्रमा और शनि का बल अच्छा होगा, ये मैं देख रहा हूँ, और साथ ही साथ बुध भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, ग्रह कोई भी आपकी कुंडली में कमज़ोर नहीं है। तत्व के आधार पर बात बता दूँ, सूर्य अपनी राशि के और शुक्र बढ़िया, मतलब ये दोनों ठीक है, बुध भी ठीक है, शनि भी स्वग्रही, तो ये बहुत बढ़िया। लग्न के अधिपति का धन में जाना, धन योग, धन के अधिपति का धन में रह जाना, ये धन योग। तृतीय भाव के अधिपति का यहाँ जाना, व्यवसाय करिए खुद का, तो बहुत बढ़िया रहेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का यहाँ जाना, नौकरी का योग। पंचम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, नौकरी का योग। छठवें भाव के अधिपति का यहाँ जाना, ये भी नौकरी का योग। सातवें भाव के अधिपति का लग्न को देखना, व्यापार का योग। आठवें भाव के अधिपति का आठवें में जाना, नौकरी व्यापार कुछ भी करेंगे इन सब का लाभ आपको मिलता रहेगा। नवम भाव के अधिपति का नवम में जाना, भाग्यशाली, धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण होता है और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कम्युनिकेटिव बना देते हैं। और यहाँ पे कारोबार और नौकरी और पदस्थ अधिकारी, मतलब ये आपका ठीक है। एकादशवां दारिद्र्य दोष बना रहा है और 12वें भाव का अधिपति यहाँ पे आपको कई लोगों से जुड़ करके काम करने वाला और कई लोगों के लिए प्लेटफॉर्म देने वाला होता है। मैनेजमेंट वगैरह भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी रहेगी, MBA वगैरह भी कर सकते हैं, आदि आदि चीज़ें आपकी कुंडली में बनती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गुरु की दशा अच्छी जाएगी गुरु की दशा ठीक है, घबराने की बात नहीं। मैं होरा कुंडली पढ़ ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे पंडित जी होरा छोड़ दिया। देखो, गुरु की दशा जो है वो आपके जीवन में ये कह रही है, डिग्री के आधार पे बता दूं तो, कि मैं जो है वो तुम्हें अनुभव नहीं दे सकता, बशर्ते भले, अलग बात है कि मैं अनुभवी हूँ। यहाँ सूर्य ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ज्ञान चक्षु को खोलने का काम करूँगा। यहाँ चंद्रमा ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बैलेंस को बरकरार रखने में तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ मंगल ये कह रहे हैं कि मेरी दशा में थोड़ा सावधान हो जाना और किसी को देने से बच जाना। यहाँ बुध ये कह रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति और सेवा परायणता का भाव लेकर के बैठा हूँ, अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरी दशा का इंतजार कर लेना। यहाँ गुरु ये कह रहे हैं कि अगर मेरी दशा आ जाए तो खुद अगर व्यापार भी करना चाहो, क्योंकि मैं राहु और शुक्र के साथ हूँ, तो तेरा अनुभव और मेरा अनुभव तुझे मिल जाएगा। जो वो नहीं दे रहा था वो अपनी दशा में देने लगेगा। और शुक्र ये कह रहे हैं कि मैं तुझे कहीं भी रखूंगा तो पद पे ही बिठा करके रखूंगा। और शनि ये कह रहे हैं कि तू धन की चिंता ना कर, मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास सूर्य की दिव्य रोशनी है और मेरे पास धन भी है, क्योंकि मैं धन का और लग्न का दोनों का मालिक हूँ। इस कुंडली का मालिक कौन? इस कुंडली में कारक कौन? शुक्र। दूसरा कारक कौन? बुध। तीसरा कारक कौन? स्वयं शनि। तो तीसरे नंबर पर स्वयं आते हैं, पर वो मालिक होंगे कुंडली के आवश्यक रूप से। बुध इस कुंडली का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह और तीसरे नंबर पे और दूसरे से भी पहले या पहले से भी पहला शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। तो इन तीनों ही ग्रहों का मजबूत होना और बलशाली होना मकर लग्न की कुंडली के लिए बड़ा आवश्यक होता है। रोग भाव के अधिपति, आपका अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता। कभी भी आप कोर्ट केस कचहरी आदि के मामले में कभी हारेंगे नहीं, कभी भी आप ऋण देंगे तो निकलेगा नहीं। तब तक के लिए पूजा पाठ बता दूं, आपको हमेशा ही मंदिर जाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अंक आपके लिए 8 अच्छा रहेगा, दिन आपके लिए शनिवार अच्छा रहे। और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूँ उसमें नक्षत्र में बहुत बढ़िया रहे विशाखा, स्वाति, पुनर्वसु, भरणी, अश्विनी और अनुराधा, रोहिणी बताया, पुष्य बताया,
विशाखा बताया, स्वाति भी ठीक है। इतने सारे नक्षत्र में कोई भी काम आपको करना हो आप कर सकते हैं। व्यवसाय करना होगा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और अनुराधा, ये ठीक रहेंगे। पुष्य सबसे अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें। और क्या बताऊं, आपकी कुंडली में क्या है जो अभी आपके दिमाग में चल रही होगी बात। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे सोचूं तो पंडित जी एक बार मेरी कुंडली में वाहन वगैरह का देख लेते, या फिर मैं ये देख लूँ माता पिता का संबंध आपके साथ बड़े अच्छे हैं, मंगल का बल ठीक होगा, संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, संतति आपसे ज़्यादा बुद्धिमान और चारित्रिक गुण से युक्त होगी। सभी क्षेत्रों की कुंडली के मामले में गुरु के पास बल है। मंगल आपको मेहनती बनाएंगे, सूर्य आपको कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे और शुक्र आपकी कुंडली में थोड़े बहुत पेट से संबंधित समस्याओं को भी देने वाले बन रहे हैं। हालांकि वो इस बात को देख करके नहीं, मैं कुछ और देख करके बोल रहा हूँ। भाई वगैरह का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर होगा, यहाँ पे भी थोड़ी ठीक ठाक ही स्थिति है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप खुद का काम भी करिएगा और बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।